हेलो दोस्तों। आज हम पार्ट 2 माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स एंड बैक्टीरियोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखिए, प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है। प्रो मतलब पहले, क्या है पहले। तो जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आया वो प्रोकैरियोट्स है, यानी बैक्टीरिया सबसे पहले आया। यूकैरियोट्स जो है वो बाद में आए। एल्गी, फंजाई, पैरासाइट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में आते हैं। मतलब हमें याद रखना है प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोट। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होएगा। मतलब अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस तो अपने आप ही एब्सेंट होंगे। दूसरी बात करेंगे हम यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स जो है उसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब कुछ प्रेजेंट मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया है, वो डिवाइड कैसे करते हैं। वो डिवाइड करते हैं, इनका सेल डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाई मतलब दो, दो में डिवाइड हो जाते हैं, हर बार दो में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। बट यूकैरियोट्स में स्पेशली माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है। जो बॉडी की सेल्स है वो माइटोसिस करती है, और जो जर्म सेल्स हैं, गोनेड्स हैं, टेस्टिस ओवरीज में स्पर्म ओवा जो बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं। फिर हम बात करेंगे क्रोमोजोम्स की। क्रोमोजोम, प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोजोम होता है, वो भी सर्कुलर होता है। यूकैरियोट्स में बहुत ज्यादा क्रोमोजोम्स होते हैं और लीनियर होते हैं। फिर सेलुलर ऑर्गेनली, सेलुलर ऑर्गेनली देखें तो सेल जो है उसके अंदर कोई ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, सिर्फ राइबोसोम। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं इनको, राइबोसोम्स। सेलर ऑर्गेनली एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में तो भाई ऑर्गेनली बगैर काम ही नहीं चलेगा, तो प्रेजेंट होगी राइबोसोम। अभी बताया था कि राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं, अब उनका जो एक स्पेशल कैरेक्टर है कि ये 70s साइज के होते हैं। साइज है, एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशियंट। आपके क्वेश्चन आता है बच्चों कि जो 70s में एस क्या होता है, तो 70s में एस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, वो याद रखना है आप। और यूकैरियोट्स में 80s जो है वो राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबो मतलब जो है यहाँ पे प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री है। देखेंगे ये जो हमारा सेल है प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखा जाए तो जो हमारा इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है आपको दिख रहा हो। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है सीधा, न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, सीधा न्यूक्लियोइड डीएनए प्रेजेंट है इसमें डायरेक्टली, और वो भी सर्कुलर प्रेजेंट है। तो ये सेल है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल देखो आप, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है ये एक न्यूक्लियस है। कौन सा न्यूक्लियस? ये वाला। इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस भी है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो कितने सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। इस तरह ये गोल्गाई बॉडी है, गोल्गाई बॉडी, ये गोल्गाई बॉडी है। लाइसोसोम है, लाइसोसोम है। राइबोसोम्स तो है ही है इसमें भी, 80s राइबोसोम, यहाँ पे भी 70s राइबोसोम है। देखो ये राइबोसोम है, ये जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये 70s राइबोसोम है। और यूकैरियोट में यही जो है राइबोसोम 80s में कन्वर्ट हो गए, 80s राइबोसोम में। तो राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, मतलब प्रोटीन इन्हीं में बनती है राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब। बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट, बताओ
अभी अभी अपन ने बात करी थी एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट्स का मतलब ये सबसे पहले, प्रो मतलब पहले, कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले ही आए, मतलब प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस से पहले की स्टेज है, बैक्टीरिया आंसर होगा। अब यूकैरियोट का एग्जांपल पूछे तो यूकैरियोट में हमारा माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोट। बोर्डिटेला परट्यूसिस ये भी बैक्टीरिया है। फंजाई, फंजाई पता है हमें यूकैरियोट है। कोराइनी बैक्टीरियम, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट। ये सारे आंसर होंगे हमारे, इसमें से आंसर है फंजाई, फंजाई इज ए यूकैरियोट। तो यूकैरियोट के एग्जाम्पल कौन कौन से हुए? नंबर 1 एल्गी, फंजाई यानी फंगस बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके बाद प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सारे क्या है यूकैरियोट में आते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन किसमें होगी? जिसमें न्यूक्लियस होगा उसी में तो होगी। प्रो में तो न्यूक्लियस से पहले की स्टेज है, न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होगा? यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब मोर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया की बात करें। व्हाट इज मोर्फोलॉजी? मोर्फोलॉजी, मोर्फो मतलब साइज शेप स्ट्रक्चर, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब साइज शेप स्ट्रक्चर की, किसके स्ट्रक्चर की? बैक्टीरिया की साइज शेप स्ट्रक्चर की स्टडी। तो सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं। हमने बैक्टीरिया के साइज शेप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। देखो ये सब के सब जितने भी साइज है ना वो माइक्रोमीटर में आ रहे हैं। ये भी माइक्रोमीटर में, वायरस भी, माइकोप्लाज्मा वायरस और बैक्टीरिया के बीच में आते हैं। ये देखो यहाँ पे बैक्टीरिया है, यहाँ पे वायरस है, ये वायरस है, यहाँ पे वायरस है, यहाँ पे क्या है? बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया और वायरस के बीच में क्या आता है? माइकोप्लाज्मा। तो ये भी माइक्रोमीटर में है, माइक्रोमीटर में है, ये भी माइक्रोमीटर में है, ये भी माइक्रोमीटर में, यूकैरियोट भी, सब के सब माइक्रोमीटर। मतलब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप में, वो माइक्रोस्कोप में माइक्रोमीटर में हम लिखते हैं, माइक्रोमीटर में। तब एक क्वेश्चन आता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बैक्टीरियोलॉजी? बैक्टीरिया की स्टडी के दौरान हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? आंसर क्या होगा? माइक्रोन। माइक्रोमीटर का दूसरा नाम है बेटा माइक्रोन। दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब की, माइकोप्लाज्मा, इन सब की है माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर जो है वो होता कितना है? 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन्स होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं। ये तो कितना छोटा हो गया आप देखिए। फिर हम शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, शेप। मोर्फोलॉजी में साइज, शेप ये पढ़ रहे हैं ना। शेप देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है लगभग। बैक्टीरिया की शेप देखते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बैक्टीरिया कोई तो गोल दिखता है, कोई लंबी छड़ी जैसा दिखता है, कोई कोम्मा जैसा दिखता है, कोई स्पाइरल दिखता है, तो उनका नाम ऐसे वैसे रख देते हैं। तो सबसे पहले हम कोकाई की बात कर रहे हैं। कोकाई मतलब गोल गोल, कोकाई मतलब गोल गोल। बेसिलाई मतलब, बेसिलाई मतलब जो है छोटे छोटे टुकड़े की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिलेंडर की फॉर्म में जुड़े हुए, रोड की शेप में, ROD, रोड शेप बैक्टीरिया है तो बोलेंगे रोड शेप बैक्टीरिया। तो अब जो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्फेरिकल यानी कि कोकाई। अब ये दो गोले गोले आपस में जुड़ गए तो इनको क्या बोलेंगे? दो है तो क्या बोलेंगे? डिप्लो। कोकाई मतलब गोल गोल, तो ये गोल गोल दो जुड़ गए तो डिप्लो कोकाई है। अब इसमें याद रखना है आपने को डिप्लो कोकाई बैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो जो निमोनिया के बैक्टीरिया होते हैं वो डिप्लो कोकाई होते हैं। निमोनिया के बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिप्लो कोकाई होते हैं, निमोनिया के बैक्टीरिया डिप्लो कोकाई होते हैं। इसी तरह स्ट्रेप्टो कोकाई है। स्ट्रेप्टो वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? स्ट्रेप्टो वर्ड का मतलब होता है चेन। स्ट्रेप्टो वर्ड का मतलब होता है चेन। तो जो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई है यानी चेन की फॉर्म में कोकाई है, मतलब गोल गोल जुड़े हुए हैं। तो ये देखो चेन बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं कितनी लंबी चेन होगी। दिस इज चेन ऑफ कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। इसी तरह अगर हम बात करें स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलो वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों?
स्टेफाइलो वर्ड का मतलब, स्टेफाइलो मतलब बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, जैसे क्लस्टर बोलते हैं, बंच बोलते हैं, तो बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा है। देखो बहुत सारे अंगूर एक दूसरे से लटके हुए हैं, लगे हुए हैं, तो बंच ऑफ ग्रेप्स या फिर क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स जो है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो स्टेफाइलो वर्ड का मतलब आ गया कि स्टेफाइलोकोकस कौन सा होता है, बंच या क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स जैसा। इसके बाद एक टेट्राइड है, टेट्रा मतलब चार, तो चार आपस में जुड़े हुए, तो ठीक है। इसी तरह आठ जुड़े हुए, आठ भी जुड़े, ओक्टाड बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो ये आठ जुड़े हुए। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है, सार्सिना, सार्सिना बैक्टीरिया जो है आठ की फॉर्म। ये तो बेटा थे हमारे डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टो मतलब चेन, स्टेफाइलो मतलब, तो आपको याद जो तीन तो बहुत जरूरी है, एक तो स्ट्रेप्टोकोकाई, एक स्टेफाइलोकोकाई, एक डिप्लोकोकाई। ये आप जरूर याद रखें, इनके एग्जाम्पल याद रखें क्योंकि एग्जाम में आते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई चेन ऑफ बैक्टीरिया, कोकाई मतलब गोल गोल के, स्टेफाइलोकोका मतलब बंच, बंच क्लस्टर ऑफ कोकाई, डिप्लो मतलब दो कोकाई आपस में जुड़े। इसी तरह रोड शेप्ड बैक्टीरिया देख रहे हैं आप, तो रोड शेप का दूसरा नाम क्या रखा आपने, बेसिलाई। बेसिलाई क्या है, रोड शेप का बैक्टीरिया। तो अब रोड है तो चेन इसकी भी तो हो सकती है, जैसे कोकाई की चेन थी ऐसे इसकी भी है, तो इसका नाम ही अपन ने क्या रख दिया, बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस है ना, बेसिलाई है मतलब, बेसिलाई है मतलब रोड शेप के आपस में चिपके हुए, तो बेसिलाई होगी, तो ये चेन ऑफ बेसिलाई। इसी तरह कुछ बेसिलाई के फ्लैजिला निकली होती है, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, फ्लैजिला, तो फ्लैजिलेटेड रोड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे साल्मोनेला टाइप, साल्मोनेला टाइप, ठीक है, ये इनके फ्लैजिला होती है। इसी तरह कुछ बेसिलाई ऐसे हैं जो जिनके जो स्पोर बना लेते हैं, जो स्पोर बना लेते हैं अपने, तो ये स्पोर फॉर्मिंग है, क्लोस्ट्रीडियम जैसे, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, ये क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। खतरनाक होते हैं जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो खतरनाक होते हैं, जल्दी से मरते नहीं है, खतरनाक होते हैं। तो इसके बाद आते हैं कुछ अलग है जो अदर्स है, स्पाइरल शेप्ड ऑर्गेनिज्म, तो ये विब्रियो आ गया। विब्रियो, विब्रियो कैसा होता है, कोमा जैसा है, छोटा सा कोमा नहीं होता ऐसा, तो कोमा, तो कोमा जैसा है। विब्रियो जो है, विब्रियो कोलरी का बैक्टीरिया, कोलरिया, कोलरा मतलब हेज्जा, हेज्जा का जो बैक्टीरिया है विब्रियो जो है वो, नाम से मतलब विब्रियो मीनिंग का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, विब्रियो वर्ड का मीनिंग होता है कोमा, विब्रियो मतलब कोमा, विब्रियो मतलब कोमा, तो कोमा शेप के बैक्टीरिया हो गए। इसी तरह स्पाइरिला, स्पाइरिला हो गया, स्पाइरिला जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है वो, स्पाइरिला थोड़ा सा स्पाइरिला है ऐसे, ठीक है, स्पाइरिला हो। फिर स्पाइरोकीट्स, ये आपको भूलना ही नहीं है बच्चों, स्पाइरोकीट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाइरोकीट्स, स्पाइरोकीट्स जो होते हैं वो ट्रेपोनिमा पैलिडम, ट्रेपोनिमा पैलिडम सिफिलिस फैलाने वाला बैक्टीरिया, सिफिलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। स्पाइरोकीट्स क्या बोलते हैं इनको, स्पाइरोकीट्स। कैसे पता लगा, स्पाइरो मतलब स्पाइरम, देख ऐसे ऐसे ये इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं, स्पाइरो, ठीक है, स्पाइरो, तो ये स्पाइरोकीट्स है। अब क्वेश्चन आया करेक्ट रिगार्डिंग कोकाई आर, तो कोकाई जो है वो रोड शेप के होते हैं क्या, नहीं जी, ये तो गोल गोल होते हैं। कोकाई प्रेजेंट इन चेन इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टो मतलब चेन, यस बिल्कुल सही है। कोकाई प्रेजेंट इन ग्रेप्स, ग्रेप्स के अंदर जो है वो उनको क्या बोलते हैं, विब्रियो, नहीं जी, विब्रियो तो कोमा शेप का होता है। न्यूमोकोकस जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्लस्टर शेप में, नहीं जी, न्यूमोकोकस तो डिप्लोकोकाई होते हैं, दो दो की फॉर्म में प्रेजेंट, तो डिप्लोकोकाई होते हैं। तो आंसर क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकोकाई बी, कोकाई जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई चेन में प्रेजेंट होंगे, कोकाई प्रेजेंट इन चेन इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके बाद हम बात करते हैं, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, इसको याद रखना, ग्राम पॉजिटिव कोकाई कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव कौन से, याद रखने पड़ेंगे हम। तो जो देखो आप इस पर मैं थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करूंगा कि जो पॉजिटिव होते हैं ना, पॉजिटिव क्या, वो होते हैं जो गोल गोल, जो सबसे पहले आप पढ़ते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, न्यूमोकोकस, जो डिप्लोकोकाई होते हैं, वो क्या है, सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्राम पॉजिटिव।
फिर ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं। ग्राम नेगेटिव कोकाई वो होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे जो मेनिंजोकोकस है, मेनिंजाइटिस फैलाते हैं, गोनोकोकस है, गोनोरिया फैलाते हैं। तो ये खतरनाक किस्म के होते हैं। नाम में ही पता लग रहा है कोकस है पर खतरनाक है, तो ग्राम नेगेटिव होंगे। खतरनाक वाले क्या होंगे? ग्राम नेगेटिव होंगे। तो ग्राम पॉजिटिव से ग्राम नेगेटिव ज्यादा डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं, जो सीवियर डिजीज फैलाते हैं, जल्दी से मरते भी नहीं। इसके बारे में बात करेंगे अब हम नेक्स्ट कि ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कौन से होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई को याद करने की टेक्निक क्या है? ए बी सी। ए फॉर एक्टिनोमाइसिस, बी फॉर बेसिलस एंथ्रेसिस, सी फॉर क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरियाई, कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, सॉरी कोरानिबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो एक्टिनोमाइसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, कोरानिबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। एक्टिनो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एग्जाम में आया, आपके एम्स में क्वेश्चन आया। एक्टिनोमाइसिस जो है वो किस तरह के बेसिलाई होते हैं? एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 3-4 साल पहले। एक्टिनो वर्ड का मतलब तो सनरे जैसा, मतलब रेज जैसा, मतलब जिसकी ब्रांचेज हो बहुत ज्यादा। एक्टिनोमाइसिस जो ब्रांचेज हो जिसकी, तो ब्रांचिंग या फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन आया था कि ब्रांचिंग बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। दूसरा है बेसिलस एंथ्रेसिस, नाम में बेसिलस रखा हुआ है। ये बेसिलस है एंथ्रेक्स फैलाने वाला बैक्टीरिया। इसका बेसिलस है मतलब बंबू शेप का है, मतलब रोड जैसा है। बंबू मतलब क्या होता है? बंबू का मतलब होता है बांस, बैम्बू शेप का है। फिर क्लोस जो है कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई कैसा होता है? जो कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई चाइनीज लेटर अरेंजमेंट, चाइनीज लेटर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ बेटा। चाइनीज लेटर अरेंजमेंट कौन से बैक्टीरिया में होता है? कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये थे थोड़े हल्के, अब है थोड़े खतरनाक किस्म, जो बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, जल्दी से जाते ही नहीं है। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। अब आप ध्यान रखो कि देखो सूडोमोनाज, ये आईसीयू का सबसे खतरनाक इन्फेक्शन में आता है। सूडोमोनाज ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई का इन्फेक्शन भी खतरनाक इन्फेक्शन होता है। साल्मोनेला टाइफॉइड फैलाने वाला खतरनाक इन्फेक्शन। विब्रियो कोलरी बहुत खतरनाक इन्फेक्शन है, कोलरा हैजा फैलाता है, बच्चा मर सकते हैं, कोमा सेप का होता है। हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, इसके प्रति आजकल वैक्सीन लगने लगी है, हिप की वैक्सीन। स्पाइरोकीट्स, ट्रेपोनिमा पैलिडम, स्पाइरोकीट्स क्या है? सिफिलिस फैलाता है। तो ये कुछ खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया है। कोराइनी जो हमारा, अब हम बात कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की, तो ग्राम नेगेटिव बेसिलस जो है वो सूडोमोनाज, ई कोलाई, साल्मोनेला, विब्रियो, हीमोफाइलस, स्पाइरोकीट्स, ये सारे ग्राम नेगेटिव। तो अब आपको ये एग्जाम में लगे कि ये खतरनाक टाइप का इन्फेक्शन है, तो ग्राम नेगेटिव ही होगा। अब वो कोकाई है बेसिलाई, वो आपने पहचानना है कि कोकाई जो है जिसके लास्ट में कोकस लिखा होगा, बट जो बाकी जिनके आगे लास्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब वो बेसिलाई होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव है मतलब कुछ खतरनाक किस्म के होंगे। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, इसकी शेप बताओ फोटोग्राफ। हमें दिख रहा है ना ये कोमा शेप का है, कोमा है तो क्या होगा? विब्रियो ही हो सकता है, और तो कोई नहीं हो सकता। ये विब्रियो। Which among of the following is filamentous bacteria? फिलामेंटस मतलब जो है ये जिसकी ब्रांचिंग निकली हुई है। तो एम्स का क्वेश्चन है बेटा, तो नाम से ही पता लग रहा है, एक्टिनोमाइसिस फिलामेंटस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस। तो ब्रांचिंग बैक्टीरिया यानी फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन से होंगे? एक्टिनो वर्ड का मतलब ही ब्रांचिंग या रेज, यूं बोलते हैं सन रेज जैसे, ऐसे ब्रांचिंग के लिए। कोमा शेप का बैक्टीरिया कौन सा है? अभी बताया था, विब्रियो वर्ड का मीनिंग ही कोमा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब हम बैक्टीरिया के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्या है इस बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो ये क्या है? सबसे पहले ये वाला 1 नंबर जो लिखा है, 1 नंबर 1 इज, दिस इज कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर होती है, या आउटर मोस्ट लेयर। तो कैप्सूल इज द फर्स्ट, या स्लाइम लेयर इज द फर्स्ट लेयर एक तरह से।
उसके बाद ये सेकंड लेयर आती है। सेकंड लेयर क्या है, इसमें नाम से अलग दिख रही है, देखो ये सेकंड लेयर है। ये सेकंड लेयर है सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे हमेशा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है थर्ड नंबर पे। तो पहले कैप्सूल, फिर सेल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में पड़ी है सारी ऑर्गेनेलीज, सब कुछ, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलीज, सब कुछ। बट देखो बैक्टीरिया है तो इसमें कोई ऑर्गेनेली नहीं होगी, सिर्फ राइबोसोम के अलावा। राइबोसोम, ये छोटे छोटे राइबोसोम प्रेजेंट है, ये राइबोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पे जो ये एक पड़ा है सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, इसका नाम है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, तो ये प्लाज्मिड डीएनए है। और यहाँ पे ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। वैसे देखा जाए ना बच्चों, तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस की चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बट यहाँ पे देखो क्रोमोसोम सीधा सीधा प्रेजेंट है, ना इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियस है, ना कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डायरेक्ट क्रोमोसोम है। तो डायरेक्ट क्रोमोसोम ऐसा प्रेजेंट होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। डायरेक्ट क्रोमोसोम, ना न्यूक्लियस, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना न्यूक्लियोलस, सिर्फ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड यानी डायरेक्ट क्रोमोसोम है, तो ये हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम कैप्सूल। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ना है, आउटर मोस्ट लेयर कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर। देखो एक ही बैक्टीरिया में दोनों इकट्ठा नहीं हो सकता, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया, अब ये भी देखो ना, हर एक बैक्टीरिया में कैप्सूल या स्लाइम लेयर नहीं होता। मैक्सिमम बैक्टीरिया में कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों ही नहीं होते, सीधा डायरेक्ट सेल वॉल होती है। पर कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल होते हैं, कुछ में स्लाइम लेयर होती है। अब ये ध्यान रखना, आउटसाइड द सेल वॉल, ठीक है। तो ये जो कैप्सूल है वो किससे बना होता है, और ये स्लाइम लेयर किससे बनी होती है। ये दोनों ही जो कैप्सूल है या स्लाइम लेयर है, ये ग्लाइकोकैलिक्स सब्सटेंस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक पॉलीसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह जो हमारा स्लाइम लेयर है, ये देखो चिपचिपा पदार्थ है तो इसको स्लाइम लेयर कह दिया। चिपचिपा है तो इसको क्या बोल दिया, बाहर देखो ये छोटा छोटा, ये स्लाइम लेयर है, ये चिपचिपा पदार्थ। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड लूज मटेरियल है, चिपचिपा है तो उतर जाएगा। बट यहाँ पे देखो ये जो है, ये कैप्सूल जो है हमारा, ये येलो येलो दिख रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये सारा का सारा ये हमारा कैप्सूल प्रेजेंट है। तो कैप्सूल जो होता है ना, वो टाइटली पैक्ड मटेरियल होता है, और ये जो हमारा स्लाइम लेयर है ना, वो हमारा लूजली पैक्ड मटेरियल है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बच्चों क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कैप्सूल है या स्लाइम लेयर है, ये किससे बना होता है। तो आंसर रहेगा ग्लाइकोकैलिक्स, और ये फर्स्ट लेयर है हमारी कैप्सूल या स्लाइम लेयर। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन है कि भाई कैप्सूल जो है वो डेंसली पैक्ड लेयर है, और स्लाइम लेयर है वो स्टिकी है और लूजली पैक्ड लेयर है। स्टिकी है, चिपकने वाला है, वाटर सोल्यूबल लेयर है। दूसरा, कैप्सूल जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, एंटीफेगोसाइटिक। देखो बैक्टीरिया हमारे सेल में घुसते हैं, शरीर में घुसते हैं, तो फेगोसाइट्स यानी कि जो हमारे अंदर लड़ाकू बैठे हैं वो उनको खा जाते हैं, फेगोसाइट कर देते हैं, फेगोसाइसिस हो जाता है। फेगो वर्ड का मतलब तो सॉलिड, सॉलिड चीजों को सेल खा जाए, फेगोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एंटी फेगोसाइटिक का मतलब है कैप्सूल ऐसा है जो सेल को उसे खाने ही नहीं देगा। तो कैप्सूल बैक्टीरिया को हमारे सेल के अंदर जाने नहीं देगा, सेल उसे खा नहीं पाता, तो यानी फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। बाकी अलग फंक्शन भी है कुछ, जैसे एडेरेंस। एडेरेंस किसके साथ एडेयर करता है, ये चिपक जाता है डैमेज टिश्यू के साथ, ठीक है। और ये कुछ एक फंक्शन इसके भी है कि कैप्सूल जो है वो न्यूट्रिएंट और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, ये सोर्स भी है। मेन फंक्शन क्या है, ये एंटीफेगोसाइटिक नेचर का होता है, एंटीफेगोसाइटिक होता है कैप्सूल। कैप्सूल है ना, उसकी वजह से बैक्टीरिया को हमारी सेल खा नहीं सकती, इसलिए खतरनाक होता है कैप्सूल।
मार ही नहीं सकते उसको। अब स्लाइम लेयर जो है वो स्टिकी है, वाटर सोल्यूबल लेयर है, तो फंक्शन क्या होगा, चिपकना है इसका काम में, एडहेरेंस। तो एग्जाम्पल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, स्लाइम लेयर का काम क्या है, तो नाम से तरह स्लाइम मतलब चिपकने वाली, मतलब चिपकना है, तो एडहेरेंस दूसरा नाम है होस्ट सरफेस पे। और अगर किसी सरफेस के चारों तरफ तेल लगा दिया जाए तो क्या उसका पानी उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता। इसी तरह यहाँ पे भी एक चिपकने वाली लेयर है, स्टिकी लेयर है, वाटर सोल, ये यहाँ पे बैक्टीरिया का पानी नहीं उड़ने देती है, डिहाइड्रेशन से रोकती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। क्वेश्चन आ जाए, रोल ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल बताओ, तो अब आपका मेन फंक्शन क्या है वो आंसर करोगे आप। ऐसे तो इसमें एडिशन भी दे रखा है, पर एंटीफेगोसाइटिक इज द मेन फंक्शन। सेल के अंदर वो जो सेल उसको खा जाता है बैक्टीरिया को, ये कैप्सूल उसको खाने ही नहीं देता, एंटीफेगोसाइटिक नेचर होता है। देखो बच्चों, नेक्स्ट लेयर आती है हमारी सेल वॉल। देखो कैप्सूल के अंदर क्या था, सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से बैक्टीरिया की जो शेप होती है ना वो मेंटेन रहती है, यानी कि वो उसको कड़ापन प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, रिजिड बनाती है, सख्त बनाती है। तो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ किसकी मेंटेनेंस, शेप ऑफ बैक्टीरिया। बच्चों सोना नहीं है, पढ़ो, सिलेक्शन लो, सिलेक्शन इसी से आएगा, रैंक इसी से बनेगी, जरूरी है आपको पढ़ना। जागो, आप लोग मेहनत करोगे तो आगे सोना नहीं पड़ेगा, नहीं तो सोते रहोगे। क्या करें हम अब, जागो। शेप ऑफ बैक्टीरिया, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल को, टर्जिड प्रेशर, ये मतलब उसके अंदर सेल्स जो है वो ढीला डाला ना पड़ जाए, टर्जिडिटी मेंटेन करके रखता है सेल वॉल। थोड़ा सख्त है ना बाहर से चारों तरफ, तो अंदर जो है वो प्रेशर मेंटेन रहेगा, उसकी शेप भी मेंटेन रहेगी, और प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। सेल वॉल गई तो फटाक से फूट जाएगा बैक्टीरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन बचाएगा, सेल वॉल ही तो बचाता है। अब मेन बात आई कि सेल वॉल बनी किससे होती है। सेल वॉल बनी होती है भाई मेनली पेप्टाइडोग्लाइकेन से, मेन कंपोनेंट है पेप्टाइडोग्लान, भूल मत जाना इसको, पेप्टाइडोग्लाइकेन को, पेप्टाइडोग्लाइकेन। देखो पेप्टाइडो वर्ड का मतलब होता है, पेप्टाइड वर्ड है प्रोटीन के लिए, और ग्लाइकेन वर्ड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये कॉम्बिनेशन है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का एक तरह से, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसका दूसरा नाम है म्यूरिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन, द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, जिसकी वजह से इसको रिजिडिटी मिलती है, सख्त हो जाती है सेल वॉल। पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन जो है वो किससे बना होता है, अब आगे भी तो उससे बना होगा किसी से, वो नाग एंड नाम से बना होता है। नाग, नाग वो सांप नहीं है, ये नाग या तकनीकी टेक्निक है, नाग एंड नाम। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा। तो बच्चों ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है इन दोनों से बनता है। तो अब आगे स्ट्रक्चर देखते हैं इसको। मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल बताओ क्या है, तो अब आंसर क्या जाएगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन। कैसे आपको देख सकते हो आप, देखो ये है हमारा हमारा क्या दिख रहा है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की सेल्स में देखते हैं आप कि देखो सबसे पहले ये जो लेयर आ रही है, ये जो लेयर आ रही है क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, लिखा हुआ है देखो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। और इसमें ये देखो ये हमारे पर्पल कलर के हैं वो नाग यूनिट है, ये नाग है सारे, नाग, नाग एनिस्टाइल ग्लूकोसामाइन, नाग है ये सारे। और ये हमारे ग्रीन कलर के है वो नाम यूनिट है, तो नाम, नाग और नाम आपस में जुड़े हुए हैं, नाग और नाम आपस में जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। तो ये लिखा हुआ देखो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ब्यूरेमिक एसिड, ये किससे जुड़े हुए हैं, डंडे से जुड़े हुए हैं ना, ये जुड़े हुए हैं सारे आपस में, जुड़े हुए। तो इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। और ये फिर आपस में किससे जुड़े हुए हैं, ये प्रोटीन जो हमारा अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड से आपस में जुड़े हुए हैं सारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हैं, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहे हैं ये सारे अमाइनो एसिड, तो ये आपस में अमाइनो एसिड से बने जुड़े हुए। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना बच्चों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर ही होती है मेनली, तो ये थिक होती है,
पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन बिल्कुल पतली सी होती है, एक लेयर होती है बस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन सिर्फ ओनली थिन होती है, बिल्कुल ही थिन लेयर होती है। बट उनके अंदर एक खास बात होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। नेगेटिव वाले खतरनाक होते हैं ना, खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? लाइपोपॉलीसेकेराइड, इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एलपीएस, लाइपोपॉलीसेकेराइड होते हैं। तो भाई दो दो लेयर होगी, एक तो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की और दूसरा है लाइपोपॉलीसेकेराइड की। दो दो लेयर की वजह से ये जो लेयर है ना, वो बैक्टीरिया खतरनाक हो जाता है। तो आपको याद है, तो ये लाइपोपॉलीसेकेराइड की वजह से ही मेनली ये बैक्टीरिया जो होता है ना, वो खतरनाक होता है, इम्यूनोजेनिक होता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जो है इस लाइपोपॉलीसेकेराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देता है बैक्टीरिया। तो सेल वॉल का कौन सा कंपोनेंट है बच्चों जो खतरनाक होता है, जो इम्यूनोजेनिक होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया जो है हमारा उसकी किलिंग, हमारे को बीमार करने की पावर आती है, वो है लाइपोपॉलीसेकेराइड। वो आपको याद रखना है। तो अब एक टर्म होती है वरुलेंस। वरुलेंस का मतलब होता है किलिंग पावर। वरुलेंस का मीनिंग क्या होता है? किलिंग पावर। तो किलिंग पावर ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो मेनली इस लाइपोपॉलीसेकेराइड की वजह से दिख रहा है, इसी वजह से ये खतरनाक होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, एक जो बीच में जिसमें हम सेल वॉल के बारे में बात कर रहे थे, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया के बीच में होते हैं। वायरस में कुछ नहीं होता, कोई सेल वॉल कुछ नहीं होती, और बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। वायरस जिंदा ऑर्गेनिज्म में माना ही नहीं जाता एक तरह से। वायरस जो है हमारा वो लिविंग सेल में ही जो है जिंदा रहते हैं। बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रह सकते हैं बाहर से, आउटसाइड भी। तो इनके बीच का होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। इट इज द कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक। लिंक है वायरस और बैक्टीरिया के बीच में, क्योंकि इसमें भी सेल वॉल नहीं होती, बट इसमें जो है हमारे राइबोसोम प्रेजेंट है। इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट इसमें भी सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, डीएनए इसमें भी प्रेजेंट है। तो देखो इसमें माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, तो वो कैसे भी शेप का हो सकता है। ऐसे शेप का हो गया, ऐसे शेप का हो गया, रोड शेप का हो गया, ऐसे भी शेप का हो गया, कुछ गोल हो गए। तो मतलब ये जोकर है। एक जोकर जो होता है ना, उसका कैसे भी वो अपना रंग ढंग कर लेता है ना, बाद में चेंज होता है, कभी मोटा कभी पतला मुंह, कभी कुछ बना बना के। तो इसी तरह ये गोल लंबा, तो ये जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं कि इसका जो है प्लियोमॉर्फिक होती है, इसकी कोई शेप नहीं होती फिक्स। प्लियो मतलब डिफरेंट शेप का होता है, मॉर्फिक मतलब शेप, कोई शेप साइज जो है ना इसका डिफरेंट डिफरेंट होता है। साइज और शेप को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो इसकी जो प्लियो मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप की मॉर्फोलॉजी होती है। अब क्वेश्चन आए सेल वॉल डिफिशिएंट ऑर्गेनिज्म बताओ। देखो सेल वॉल डिफिशिएंट, बैक्टीरिया में तो सेल वॉल होती है। माइकोप्लाज्मा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? ये सारे बाकी बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई, एनारोबिक बैक्टीरिया, सारे क्या है? सेल वॉल होती है इनमें। बट माइकोप्लाज्मा में ये जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। फिर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। किसकी बात करते हैं आप? सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी यहाँ पे दिख रही है। ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ये इतनी बड़ी क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो है ना, कोई भी ऐसी चीज डायरेक्ट नहीं है तो कि सीधी अंदर जाए, घुस जाए सेल के अंदर। ये है आउटसाइड ऑफ द सेल, बाहर का एरिया है। यहाँ से बाहर से कोई चीज आई और अंदर चली गई, ऐसा थोड़ी होता है। या अंदर से कोई चीज बाहर जो है वो चली जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो अब क्या होता है कि सेल वॉल के अंदर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो एक बीच में एक चैनल प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें से कुछ एक चीज बाहर निकलती है जो इसके अंदर आ सकती है, छोटी छोटी आराम से, जिसके अंदर चार्ज होता है। वो पर्टिकुलर चीज ही, फिक्स चीजें ही कुछ बाहर निकल सकती है या अंदर जा सकती है। इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल। कुछ एक चीजें ही बाहर निकलती है। तो सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी मतलब आधी चीजें, परमिएबल मतलब उसके अंदर से निकल सकती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। अब क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल नेचर की होती है।
अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये सेल वाल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और जो कुछ पार्ट जो होते हैं वो उसको इकट्ठा होके ऐसे एक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इन्वेजिनेशन ऑफ, अंदर की तरफ मुड़ गई है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की। क्या, किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए जो ये मीजोजोम होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मीजोजोम। सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन अंदर जाके जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो रखती है, जिसका नाम क्या है, मीजोजोम। तो सेल मेम्ब्रेन कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, उनको क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स। तो मीजोजोम्स इन बैक्टीरिया आर फंक्शनल यूनिट फॉर, अब आपको क्वेश्चन आए तो क्या आंसर होगा, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं इसके ऊपर, तो आंसर आप कर सकते हो, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। अब हम बात करते हैं फ्लैजिला की। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लैजिला। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला। देखो, आदमी तो पैरों से चल सकता है, पर बैक्टीरिया किससे चलेगा, बैक्टीरिया एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, उनसे चलेगा। फ्लैजिला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, फ्लैजिला। दे आर ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, चलने वाला, लोकोमोशन, मूवमेंट, इसको चलने के लिए फ्लैजिला हेल्प करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी, मूवमेंट, लोकोमोशन, ये एक ही मतलब है सब। तो मूवमेंट कौन प्रोवाइड करवाता है, फ्लैजिला, फ्लैजिला। अब फ्लैजिला जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है, किससे बना होता है, प्रोटीन एंटीजन से। तो फ्लैजिला एक एंटीजन है। देखो, हम टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला, उसके एंटीजन के अगेंस्ट अपन जो विडाल टेस्ट में देखते हैं, चेक करते हैं हम, एंटीजन एंटीजन चेक करते हैं, फ्लैजिलर एंटीजन चेक करते हैं हम। तो फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंटीजन, याद रखना है आपको, प्रोटीन एंटीजन। Which of the following statement about flagella of the bacteria is not true? क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फ्लैजिला के बारे में, बैक्टीरिया की फ्लैजिला के बारे में ट्रू नहीं है। लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटीन इन नेचर का होता है, या एंटीजेनिक होता है, इनमें से कौन सी बात गलत है। देखो, मूवमेंट में तो हेल्प करता है, अटैचमेंट में इसका क्या लेना देना बताओ, प्रोटीन का बना होता है, और एंटीजेनिक भी अभी बात करेंगे कि ये फ्लैजिलर एंटीजन होता है, प्रोटीन एंटीजन होता है, ठीक है, विडाल टेस्ट में। तो ये आप एंटीजेनिक भी होता है, ये आप ध्यान रखें, अटैचमेंट में इसका कोई लेना देना। तो अब हम बात करते हैं कि फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो बैक्टीरिया के चारों तरफ, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ कोई भी फ्लैजिला नहीं होता, कोई। तो उसके वर्ड, अब ए वर्ड का, अब जो जो का फ्लैजिला, उसको हम ट्राइकस वर्ड लिखते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस। ट्राइकस मतलब फ्लैजिला, ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, ये सब वर्ड मतलब ट्राइकस का मतलब क्या है, फ्लैजिला। अब जो ये पहले वर्ड लगा है ना, ए, मोनो, लोफो, एम्फी, पेरी, ये सब वर्ड जो है ना, ये डिसाइड करते हैं कि फ्लैजिला कहाँ पे है। अब ए मतलब एब्सेंट, तो फ्लैजिला इज एब्सेंट, ए ट्राइकस, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला, ए मतलब एब्सेंट, तो इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं है, एब्सेंट है। मोनो मतलब एक, एक, वन, सिंगल, एक ही पोल पे, देखो एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, तो सिर्फ एक पोल पे एक ही फ्लैजिला है, तो मोनोट्राइकस। बट एक पोल पे बहुत सारा क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला है, बहुत सारी फ्लैजिला है, एक नहीं है, तो इस वर्ड को हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। लोफो मतलब क्लस्टर, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला, तो लोफो मतलब क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल। फिर हम बात करते हैं एम्फी। एम्फी वर्ड का मतलब दोनों, दोनों साइड, एम्फी वर्ड का मतलब बोथ, दोनों साइड। ट्राइकस मतलब फ्लैजिला, दोनों पोल्स पे फ्लैजिला है इसके। देखो, एक फ्लैजिला यहाँ भी होगी एम्फी ट्राइकस में, दूसरी फ्लैजिला ये होगी। फिर है पेरी। पेरी मतलब का चारों तरफ, पेरी मतलब चारों तरफ, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला, तो यहाँ पे ऑल अराउंड फ्लैजिला है प्रेजेंट सेल के, देखो चारों तरफ है। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसके चारों तरफ फ्लैजिला होती है, ई कोलाई होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है, और प्रोटियस होता है, इनके चारों तरफ फ्लैजिला चारों तरफ होता है, चारों तरफ फ्लैजिला, चारों तरफ से मूवमेंट करता है। तो हम सबसे पहले मोनोट्राइकस के बारे में बात करते हैं कि एक पोल पे सिर्फ एक ही फ्लैजिला है,
मोनोट्राइकस। तो एग्जाम्पल क्या है, अभी विब्रियो होता है वो कैन कोमा शिफ्ट होता है, आपको देखने से दिख रहा है। विब्रियो मतलब एक ही पोल पे फ्लैजिला है, तो आंसर रटना नहीं है। विब्रियो मतलब कोमा शेप का, सिर्फ एक ही साइड में तो फ्लैजिला होएगा, तो ये विब्रियो होगा। सूडोमोनाज इंपॉर्टेंट है, सूडोमोनाज आपको याद रखना पड़ेगा। सूडोमोनाज मोनोट्राइकस बैक्टीरिया होता है। ये सूडोमोनाज जो होता है वो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया होता है, सिर्फ एक पोल पे फ्लैजिला होता है। तो लोफोट्राइकस मतलब मल्टीपल यानी क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजिला, एक पोल पे क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला है, लोफोट्राइकस। इसका एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है। फिर पेरिट्राइकस आपको याद रखना, पेरिट्राइकस याद रखना, अभी याद नहीं करते, आगे देखिए। तो पेरिट्राइकस अभी मैंने याद कराया था, पेरिट्राइकस मतलब ई कोलाई, ई सारी तरफ फ्लैजिला है, ई ऐसे याद रखना, ई तेरी तो चारों तरफ फ्लैजिला है भाई, ई निकल गई उसकी तो। ई कोलाई, ई कोलाई का भाई कौन है, साल्मोनेला, जो टाइफाइड फैलाता है। ये दोनों आपको ऐसे याद रखना। तो प्रोटियस, प्रोटियस उसके साथ ध्यान रखना है आपको, ये हमारा। अब क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लैजिलर अरेंजमेंट इन द बैक्टीरिया। आपको क्या दिख रहा है, एक पोल पे क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, एक नहीं है, क्लस्टर है। क्लस्टर लोफो वर्ड आता है, क्लस्टर के लिए क्या वर्ड आता है, लोफो। ठीक है, लोफो, लोफो ट्राइकस मतलब क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल। तो आपको क्वेश्चन आ जाए, क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजिला इज कॉल्ड, आंसर क्या होगा, लोफोट्राइकस। बच्चों जाग जाओ, पढ़ो, इसी से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन लेके छोड़ना है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है हमें। एम्स के लिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। नोरसेट क्लियर करो और 90,000 से ऊपर तनख्वाह स्टार्टिंग हो जाएगी, तो मौज मारना, बाद में फिर सोना, ड्यूटी करो और सो जाओ, पढ़ो। तो पेरिट्राइकस फ्लैजिला अभी मैंने आपको याद करवाया था, ई तेरी तो चारों तरफ फ्लैजिला है, ई कोलाई के, इसके साथ में इसका भाई क्या था, साल्मोनेला, और फिर एक और याद रखना था, प्रोटियस। तब आपको याद रहना चाहिए, तीन थे इसमें, प्रोटियस आंसर हो जाएगा। अब बैक्टीरिया में जो लोकोमोशन होता है उसके नाम रखते हैं आप। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो अपनी फ्लैजिला को ऐसे घुमाते रहते हैं, ऐसे घुमाएंगे घुमाएंगे, घुमा घुमा के चलते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं स्वार्मिंग। और ये सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर है स्वार्मिंग किसकी, प्रोटियस की एंड क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई की। तो ये याद आपको किसी हालात में भी नहीं भूलना, स्वार्मिंग मूवमेंट चाहे आपने भूलना ही नहीं है, प्रोटियम एंड क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई का होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई की स्वार्मिंग मूवमेंट होती है, ये याद है। दूसरा आता है ग्लाइडिंग मूवमेंट, घिसटना, घिसटना, यहाँ पे वो घिसटता रहता है सरफेस के ऊपर, ठीक है, ऐसे जो सरफेस है ना बैक्टीरिया की, ये उसके चारों तरफ थोड़ा एडिजन बन जाता है इस सरफेस के ऊपर, और फिर ये घूमता रहता है, ग्लाइड करता रहता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट, घूमता घूमता, टर्निंग, टर्निंग मूवमेंट है, मतलब इधर से घूमेगा फिर इधर घूमेगा फिर इधर घूमेगा, ऐसे घूमता रहेगा, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट। एक होता है डार्टिंग, डार्टिंग, डार्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि जो आपने टूटे हुए तारे जो सुना होगा ना, फिल्मों में देखा होगा कि तारा टूटता हुआ एक जगह से फटाक से दूसरी जगह पे पहुंचता है, तो डार्टिंग का मतलब होता है शूटिंग स्टार, एकदम से चला गया, शूटिंग स्टार लाइक मोटिलिटी, एकदम से जाना, डार्टिंग मीन का वर्ड है एकदम से पहुंच जाना, सडनली डार्टिंग। तो विब्रियो जो होता है ना वो एकदम से पहुंच जाता है, डार्टिंग मूवमेंट होती है इसकी। विब्रियो कोलरी, तो कोलेरा फैलाने वाला बैक्टीरिया जो होता है ना बहुत जल्दी मूवमेंट करता है। लास्ट एंड फाइनल, ये किसी हालात में भी नहीं भूलना, ट्रेपोनिमा पैलिडम, ट्रेपोनिमा पैलिडम, ये स्पाइरोकिट है, स्पाइरोकिट है वो स्पाइरली घूम घूम के कॉर्क स्क्रू लाइक, कॉर्क स्क्रू क्या होता है, ये होता है कॉर्क स्क्रू, ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पर ये किसी सरफेस में एक लकड़ी के अंदर इसको घुसाएंगे, घुमा घुमा के इसको अंदर स्क्रू की तरह घुमा देंगे इसको, तो कॉर्क स्क्रू लाइक मूवमेंट। तो ये कॉर्क स्क्रू जो होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम जो है वो कॉर्क स्क्रू लाइक मूवमेंट होती है इसकी, ये याद है। तो स्वार्मिंग प्रोटियस याद भूलना ही नहीं है, प्रोटियस क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई, ग्लाइडिंग भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट डार्टिंग मूवमेंट भी आपको नहीं भूलनी, विब्रियो और कॉर्क स्क्रू भी नहीं भूलनी, ट्रेपोनिमा पैलिडम याद। क्वेश्चन आया, स्वार्मिंग इज सीन इन, तो आपके चारों तरफ क्लोस्ट्रिडियम मिलेगा,
अब आंसर क्या होगा? टिटनी, टिटैनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, अभी जिनके चारों तरफ क्या है? फ्लैजेला है, वो तो मूवमेंट करेंगे ही। तो इनमें से नॉन मोटाइल कौन सा है? ई कोलाई की चारों तरफ प्रोटियस, कौन सी मूवमेंट है? स्वार्मिंग, विब्रियो, शूटिंग स्टार। तो आंसर क्या होगा? सिसेला। तो इस तरह से रटना नहीं है आपको, अलग अलग टाइप की मूवमेंट याद रखो। तो ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, ये ऐसे रटते रहोगे तो कभी याद नहीं हो। फिर है फिम्बरी। फिम्बरी क्या होती है? फिम्बरी देखो, ये जो है ना फ्लैजेला हमारे को दिख रही है, ये फ्लैजेला है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा ये है फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला के पास में कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिनको हम फिम्बरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिम्बरी, फिम्बरी का काम क्या होता है? फ्लैजेला का काम था चिपकना, नहीं सॉरी, लोकोमोशन। पर फिम्बरी का काम क्या है? फिम्बरी का काम है चिपकना, ऑर्गन ऑफ एडिजन। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन ऑफ एडिजन। चिपकना यानी कि एक किसी चीज से चिपकना, एडिजन करना। तो फिम्बरीज जो है उनको हम ऑर्गन ऑफ एडिजन भी बोलते हैं। कुछ फिम्बरी छोटे छोटे हो जाते हैं, कुछ फिम्बरी जो है वो इस तरह से, जो हमारे, इनको क्या बोलते हैं अपन, इस तरह से थोड़े लंबे है ये, ठीक है। कुछ फिम्बरी जो है उनको सेक्स पिल्लाई के नाम से भी जानते हैं, छोटे नहीं होते, थोड़े लंबे हो जाते। तो इनका कारण क्या, क्यों लंबे हुए? क्योंकि एक बैक्टीरिया के साथ चिपकना है दूसरे बैक्टीरिया को, और ये क्या हो रही है? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। एक दूसरे से चिपट गए, और इससे क्या होता है? इसका डीएनए, इसका क्रोमोसोम इसमें चला जाता है, कॉन्जुगेशन। तो ये अपना कैरेक्टर्स इसको दे रहे हैं बैक्टीरिया को, जीन, इसको बोलते हैं जीन ट्रांसफर। एक ट्रांसफर होगी यहां से अपना, सेक्स कर रहे हैं, ये सेक्स पाइलस है, कॉन्जुगेशन है। सेक्स पाइलस क्या करते हैं? कॉन्जुगेशन, एक दूसरे से अटैच होने में हेल्प करते हैं, और इसकी तरह से जो है वो जीन ट्रांसफर हो जाते हैं। तब आपको क्वेश्चन आए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन बैक्टीरियल एडिशन? लोकोमोशन में कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? फ्लैजेला। तो चिपकने का काम कौन कर रहा है? मेनली कौन कर रहा है? फिम्बरी। और कुछ फिम्बरी जो है वो, उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स पाइलस बोलते हैं, यानी कि हमारा पिल्लाई बोलते हैं, पिल्लाई वर्ड भी आता है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमने बात कर ली सेल वॉल की, कैप्सूल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फिर हम बात करते हैं फिम्बरी की, फ्लैजेला की। उसके बाद हमने बात करी प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर का जो पार्ट है, सारा का सारा, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। इसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और एक को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड होता है। देखो सेल, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो उसके चारों तरफ की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, बट सीधा सीधा जो है न्यूक्लिक एसिड यानी कि हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो ये इसको हम वर्ड नाम दिया अपन ने, न्यूक्लियोइड नाम दिया। क्या दिया अपन ने इसको नाम? न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, आपने याद रखना, बैक्टीरिया डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इरेगुलर रीजन, इरेगुलरली शेप का, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। इस तरह हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें। साइटोप्लाज्म जो है वो हमारा, उसको हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं साइटोसोल और दूसरों को बोलते हैं अपन सेल ऑर्गेनेलीज। यानी कि इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको साइटोसोल बोल दिया, और जो बाकी कुछ पार्ट्स प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, उनको सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो सेल ऑर्गेनेली भाई बैक्टीरिया में तो होते ही नहीं है, यूकेरियोट्स में होते हैं। तो इनमें बैक्टीरिया में कौन सी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है? राइबोसोम होती है। क्या करते हैं वो? राइबोसोम्स। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। कौन से टाइप को राइबोसोम होते हैं? 70S राइबोसोम होते हैं। कौन से होते हैं? 70S राइबोसोम होते हैं। और कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती है? एक और बताया था मैंने, प्लाज्मिड, जो कि
क्रोमोजोम के बाहर है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट था, एक डीएनए प्रेजेंट था, तो इसको हम जो है हम याद रखेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो हमें कुछ पार्ट अपनी बात करें। अब हम बैक्टीरियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। अभी बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो हमें मॉर्फोलॉजी पढ़ी अपने, अब हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ रही है एक तरह से कि इसकी ग्रोथ कैसे होती है, इसे न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, ये अब बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ, तो बैक्टीरिया डिवाइड जो है वो कैसे डिवाइड करेगा, एक से दो बैक्टीरिया कैसे बनेगा, जो बनने का जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। बैक्टीरिया को डिवाइड होने को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाई मतलब दो, दो में टूट गया, बाई मतलब दो। तो हमें ये ध्यान रखें। देखो ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो ये क्रोमोजोम है वो डिवाइड हो गया, रेप्लिकेट हो गया, और फिर ये दो सेल बन गई, आधा इसमें क्रोमोजोम चला गया, आधा इसमें क्रोमोजोम चल गया, तो ये अब दो में कट गई पूरी सेल, तो ये डिवीजन हो गया। तो एक से दो बनने को हम यहाँ पे बैक्टीरिया में ये स्पेशल मैकेनिज्म है जिसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, बाइनरी फिजन। तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो है वो किससे होता है, बाइनरी फिजन से होता है। यहाँ पर जनरेशन टाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक बैक्टीरिया जो होता है ना वो दो डाटर सेल्स में, दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है ऑप्टिमम कंडीशन में। ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए उसको, ऐसे नहीं है कि ऑप्टिमम कंडीशन, उसको क्या मतलब है ऑप्टिमम कंडीशन, उसका खास टेम्परेचर, खास पीएच, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे को, लाइट कंडीशन, ये सारी चीजें ऑप्टिमम कंडीशन कहलाती है जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशन। तो अगर उसको ग्रो करने के लिए प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए, उसको ऑप्टिमम कंडीशन दी जाए, तो बैक्टीरिया जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है। पर जितना टाइम लगेगा उसको, उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। यानी कि बाइनरी फिजन, बाइनरी जो है यानी दो बनने में कितना टाइम लगा, वो टाइम जनरेशन टाइम है। तो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई एंड मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, उसको 20 मिनट लगते हैं एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनने, इतना जल्दी फास्ट ग्रो कर। तो आप सोचो किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो बैक्टीरिया तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, 20-20 मिनट में डबल डबल होते जा रहे हैं, अगर दवाई नहीं लेगा तो क्या होगा, बीमारी खतरनाक होती जाएगी। इसी तरह टीबी का बैक्टीरिया देखा जाए तो 14 घंटे में डिवाइड हो जाता है, दो में बदल जाता है, दो डबल, 14 घंटे में डबल हो जाएगा, टीबी खतरनाक है। इसी तरह अगर लेप्रोसी देखा जाए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है, तो वो 12 से 13 दिन के अंदर जो है वो डबल होते हैं। तो टीबी 14 घंटे में और बाकी बैक्टीरिया 20 मिनट में खतरनाक इन्फेक्शन फैला, खतरनाक मतलब बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन फैला रहे हैं ये, देख लो आप। अब एक क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया को दो डाटर सेल में ऑप्टिमम कंडीशन में कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं, तो आंसर होगा जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम मोस्टली जो है मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम क्या होता है, तो आपको अभी मैंने बताया 20 मिनट, याद रखना है आप, 20 मिनट। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ई कोलाई एंड मोस्ट ऑफ द मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया का जो टाइम है वो डबल होने का टाइम कितना है, 20 मिनट्स, आप याद रखेंगे 20 मिनट। अब जो ये ऑप्टिमम कंडीशन की जिसके बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो ऑप्टिमम कंडीशंस मेंटेन करते हैं अपने को, कि टेम्परेचर हो गया जैसे, तो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर की बेस के ऊपर ग्रोथ जो है, हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारे को तीन पार्ट में बैक्टीरिया को डिवाइड कर, जो बैक्टीरिया 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ग्रो कर जाए तो उनको क्या बोलते हैं, साइक्रोफाइल्स। साइक्रो वर्ड का मतलब होता है कोल्ड, फाइल्स मतलब लविंग, कोल्ड लविंग बैक्टीरिया, साइक्रोफाइल्स, ठीक है, कोल्ड लविंग बैक्टीरिया। कोल्ड किसको बोलेंगे यहाँ पे, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ठीक है, साइक्रोफाइल्स। अब आपको रटना नहीं है इसमें, साइक्रो वर्ड का मीनिंग याद रखना है, कोल्ड, मीजो का मतलब बीच का, और थर्मो का मतलब टेम्परेचर। तो मीजोफाइल कौन सा होता है, बीच का टेम्परेचर, किसके बीच का, साइक्रो और थर्मो के बीच का। तो बीच का टेम्परेचर कौन सा हुआ, 25 से 40 डिग्री के बीच, इसमें ग्रो करे। तो इसमें जो 37 डिग्री होता है वो मेन है। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, नॉर्मली जो दही का बैक्टीरिया होता है वो सारे के सारे, और जो बाकी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे, वो 37 डिग्री सेल्सियस में मेनली ग्रो करते हैं, यानी 25 से 40 के बीच में बात करें। इसी तरह थर्मोफाइल्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे, 55 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये ग्रो करते हैं। तो ये बेसिलस
जो है वो स्टेरोथर्मोफाइलस, स्टीरोथर्मोफाइलस, थर्मो मतलब टेम्परेचर, फाइलस मतलब टेम्परेचर लविंग, नाम में ही लिखा है बेसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस, रटने की जरूरत ही नहीं है, थर्मोफाइल्स है ये, हाई टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो साइक्रोफाइल्स जो है वो लो टेम्परेचर पे ग्रो, साइक्रो वर्ड का मतलब है लव, जो है कोल्ड लविंग, फाइल्स मतलब लविंग, बीजो मतलब बीज का, थर्मो मतलब टेम्परेचर। तो आप समझ के पढ़िए, थोड़ा याद रखिए, दोनों मिला के आप माइक्रोबायोलॉजी को याद करें और पढ़ो। इसी से यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एम्स में क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज, तो आप याद करो ऑप्टिमम टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया मीजोफाइल्स होते हैं 37 डिग्री, या 25 से 40 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, तो इसके बीच का टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अगर एक रेंज की बात करें तो अपन रेंज में 20 से 25 से 40 बोले। इसी तरह थर्मोबिलिक बैक्टीरिया ग्रो एट फॉलोइंग मिनिमम टेम्परेचर, थर्मो मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया है। ठीक है, तो 55 डिग्री सेल्सियस से ग्रो करते हैं, तो मिनिमम टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसके। अब हम बात कर रहे हैं पीएच की। जो पीएच होता है वो मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया का देखा जाए तो वो 7.2 टू 7.6 ठीक हो। अब मैं आपको बात करूंगा पीएच होता क्या है। पीएच का मतलब होता है कि हमें एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करना है, तो अपन एक स्केल ले लिया और उस स्केल को अपन ने पीएच नाम दिया, पीएच। तो ये जो स्केल है वो 0 टू 7 और 7 टू 14 होता है। ठीक है, तो 0 टू 7 जो होते हैं वो हमारा एसिडिक करेक्टर को बोलते हैं। 0 टू 7 है वो 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में आ रहे हैं, वो एसिडिक करेक्टर को डिफाइन करते हैं। और 7 से 14 के बीच में जो है वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर होते हैं। तो 7 तक एसिडिक, 7 के बाद 14 तक एल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया एसिडिक मीडियम में ग्रो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया बेसिक मीडियम में यानी एल्कलाइन मीडियम में ग्रो करते हैं, कुछ न्यूट्रल टेम्परेचर के आसपास जो 7 के आसपास ग्रो करते हैं। तो मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना वो 7 के आसपास यानी कि थोड़ा सा एल्कलाइन है, 7.2 टू 7.6 इस पे ग्रो करते हैं। बट जो लैक्टोबेसिलाई है, लैक्टो वर्ड का मतलब ये होता है, लैक्टो मतलब दूध, तो दूध से दही जमाने वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, वो खट्टा खट्टा जमाने वाले कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टो मतलब खट्टा, दूध से दूध जमाने वाले बैक्टीरिया वो होते हैं, वो खट्टा मतलब खटाई बनानी है उनको। तो पीएच जो होती है ना वो उनकी 4 के आसपास होते हैं, एसिडिक करेक्टर ध्यान रखना, पीएच लेस देन 4, 4 से कम पीएच पे जो हमारा है उस पे ग्रो करते हैं। विब्रियो कोलरी जो होते हैं, विब्रियो मतलब जो हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया है, जो विब्रियो कोलरा, वो बैक्टीरिया जो है एल्कलाइन पीएच पे 8.2 8.2 8.9 जो है वो इस पीएच पे ग्रो करते हैं। तो अब ये क्या मतलब है इनका, एल्कलाइन पीएच को कैसे याद रखें। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना बच्चों, वो एल्कलाइन करेक्टर होता है, वहां पे एल्कलाइन करेक्टर होता है। एल्कलाइन, अगर एल्कलाइन बैक्टीरिया होंगे ना वही तो वहां ग्रो करेंगे, तभी तो 10 लगाएंगे ना। तो यहाँ 8.2 टू 8.9 जो है वो कोलरा मतलब हेजा फैलाने वाले यानी 10 लगाने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो एल्कलाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन को पसंद करते हैं, इसीलिए एल्कलाइन पीएच में ग्रो करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑर्गेनिज्म ग्रोज इन एल्कलाइन पीएच, तो आपको अब याद रहेगा कौन सा बैक्टीरिया जो है वो हमारा जो है एल्कलाइन पीएच पे। तो आपको याद रखना है विब्रियो कोलरी जो है हेजा फैलाने वाले बैक्टीरिया जो हमारे हैं एल्कलाइन पीएच को पसंद करते। अब आप याद करो ऑक्सीजन, तो बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन का क्या फायदा है। बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, आदमी को तो चाहिए, बैक्टीरिया को चाहिए कि नहीं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको एरोबिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। एरोबिक, एरो मतलब एयर की जरूरत है जिसके अंदर ऑक्सीजन है। फिर दूसरे में एन एरोबिक यानी कि जिसमें एब्सेंस ऑफ एरो मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ए मतलब एब्सेंट। तो मतलब जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे उनको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए तो वो किस, तो उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 तरीके के बोलते हैं। जो जिनको जरूरी ऑक्सीजन चाहिए, ओब्लिगेट यानी कि जिनके लिए ओब्लिगेट है, बहुत जरूरी है ऑक्सीजन, उनको ओब्लिगेट एरोब्स बोलते हैं। और जो फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं वो भाई ऑक्सीजन मिल जाए तो ऑक्सीजन में काम चला लेंगे, अदरवाइज वो उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, नॉर्मली उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उनको, वो एक्चुअल में तो एनारोब है, बट फैकल्टेटिव मतलब
काम चला लेंगे, एरोब्स है तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। एक्चुअल में तो वो एनाएरोब है, बट वो एरोबिकली ग्रो कर सकते हैं। फैकल्टेटिव मतलब कैन ग्रो इन एरोबिक मीडियम, आप यूं याद रखो इनको। फैकल्टेटिव मतलब कैन ग्रो इन एरोब्स, कैन ग्रो मतलब एक्चुअली फिर वो क्या हुए, एनाएरोब हुए, एनाएरोब। ठीक है, तो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ओब्लिगेट एरोब। टीबी का बैक्टीरिया फेफड़ों में क्यों होता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन होती है, तो वो ओब्लिगेट एरोब है, उनको जरूरी चाहिए ऑक्सीजन, इसलिए याद रखना है, ये रटना नहीं है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आप इस दिमाग लगाना है। इसी तरह फैकल्टेटिव एरोब्स, भाई ऑक्सीजन मिल जाए, कैन ग्रो इन ऑक्सीजन, अदरवाइज वो क्या है, अदरवाइज वो है एनएरोब है। तो लैक्टोबैसिलस, तो दही जमाने वाले बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, वो क्या है, एनएरोब है, बट वो एरोबिक भी बन सकते हैं, काम चला सकते हैं, कैन ग्रो इन, यानी फैकल्टेटिव एरोब है, बड़ा आसान है। इसी तरह एनएरोबिक, एनएरोबिक क्या होते हैं, एनएरोबिक का मतलब होता है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, एन मतलब ए एब्सेंट, एरोबिक एब्सेंट है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो ओब्लिगेट एनरोब जिनको चाहिए ही सिर्फ विदाउट ऑक्सीजन का मीडियम है, उनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, तो सोयल, सोयल होते हैं, उनके अंदर जो हमारा है विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल सोयल में पड़े रहते हैं ये। तो कौन से बैक्टीरिया है जो सोयल में प्रेजेंट होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस, उनको ऐसा मीडियम चाहिए जहां पे ऑक्सीजन नहीं हो, तभी वो ग्रो करेंगे। इसी तरह एनएरोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एनरोब, कैन ग्रो इन एनरोब। अब नॉर्मली तो वो क्या है, क्या है, ऑक्सीजन चाहिए उनको, पर कैन ग्रो इन एनरोबिकली, ये मतलब है इसका, फैकल्टेटिव कैन ग्रो एनरोबिकली, तो मतलब दे आर एरोब्स, उनको ऑक्सीजन चाहिए बट कैन ग्रो एनरोबिकली। अब ऑक्सीजन चाहिए बट कैन ग्रो, तो भाई ई कोलाई और विब्रियो कोलरे होते हैं ना, उनको वो ग्रो कर सकते हैं, एनरोबिकली भी ग्रो कर सकते हैं, ये याद रखना अपन, तो ये याद रखना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ओब्लिगेट एरोब, लैक्टोबैसिलस दही जमाने वाले वो फैकल्टेटिव एरोब। तो जो जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, किसी हालात में भी ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रह सकते, वो सोयल में पाए जाने वाले हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस, जितने भी क्लोस्ट्रीडियम है सारे के सारे ओब्लिगेट एनरोब। फैकल्टेटिव एनरोब्स कौन से होंगे, जिन कैन ग्रो एनरोबिकली, वो है ई कोलाई एंड विब्रियो कोलरे, ये याद। एग्जांपल ऑफ एनरोबिक बैक्टीरिया, चाहे वो फैकल्टेटिव हो चाहे वो ओब्लिगेट हो, एनरोबिक होना चाहिए। तो एग्जांपल क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, यस ओब्लिगेट एनरोब है, ठीक है, बाकी सारे जो है उनको ऑक्सीजन चाहिए। विब्रियो कोलरी स्पीसीज आर, भाई नाम से पता लग रहा है, अभी विब्रियो कोलरी कहाँ पे पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, एल्कलाइन पीएच में ग्रो करता है, और इंटेस्टाइन में कौन सी भाई वो होती है, क्या बोलते हैं, पर प्रॉपर कंप्लीटली ऑक्सीजन की एब्सेंस तो नहीं होती, पर कैन ग्रो है, ये कैन ग्रो, फैकल्टेटिव एनरोब्स। अब एक बैक्टीरिया होते हैं माइक्रो एरोफिलिक, इसमें चॉइस दे रखी है, माइक्रो एरोफिलिक, देखो विब्रियो कोलर स्पीसीज आर, फैकल्टेटिव, ओब्लिगेट, ओब्लिगेट एरोब, माइक्रो एरोफिलिक। क्या होते हैं माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, छोटा, एरोफिलिक मतलब कम ऑक्सीजन के अंदर वो जिंदा रह सके, कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ 5 से 10% ऑक्सीजन के अंदर भी जिंदा रह लेते हैं, तो एरोबिक तो हो गई ना, माइक्रो एरोबिक हो गई। तो कौन से बैक्टीरिया है जो कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकते हैं, एच पाइलोरी। और माइकोबैक्टीरियम तो अब आपने बात करी थी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एरोबिक होता है, तो माइकोबैक्टीरियम एक और भी होता है बोविस, बोविस वो 5 से 10% ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकते हैं, ये ध्यान रखना। एक होता है भाई गैस गैंग्रीन, देखो एक बैक्टीरिया खतरनाक होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, परफ्रिंजेंस, ठीक है, याद रखना है। एक होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टेटनस फैलाने वाला, एक होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, परफ्रिंजेंस का मतलब ये हो गया, ये जो है ना फाउल स्मेलिंग गैस प्रोड्यूस करता है, फाउल स्मेलिंग गैस प्रोड्यूस करता है, तो भाई बदबूदार सड़ा देगा पूरे पैर को, हाथ को, जहां पे भी ये हो गया क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस का, और बदबूदार गैस प्रोड्यूस करेगा, इसको बोलते हैं गैस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए बोलते गैंग्रीन हो गया इसमें, सारा
सारा टिश्यू मर गया और गैस बन गई है अंदर और सारा सड़ गया है और काटना ही पड़ेगा। तो ये इस तरह का जो बीमारी है वो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस फैला रहा है। ऑर्गेनिज्म कौन है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस। तो ये आपको याद है। एक बार कुछ बैक्टीरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ठीक है। सिर्फ कितनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड? सिर्फ 5 से 10%। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कौन से जिसमें 5 से 10% ऑक्सीजन चाहिए, इसमें से ये सिर्फ 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा बैक्टीरिया जिनमें 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया फैलाने वाला बैक्टीरिया। एक है लाइट। लाइट लाइट की भी प्रेजेंस चाहिए। बैक्टीरिया जो होते हैं उनको लाइट भी चाहिए। बताओ। तो जो है ना, लाइट देखा जाए तो कौन से बैक्टीरिया को लाइट चाहिए? वो बैक्टीरिया जिनको लाइट चाहिए उनको नाम है, स्पेशली नाम है फोटोट्रोप्स। अब अगर इनका स्पेशल नाम रखा है फोटोट्रोप्स, तो इसका मतलब ये है कि बाकी बैक्टीरिया को तो लाइट चाहिए ही नहीं। बैक्टीरिया ग्रो वेल इन डार्क, इसका मतलब बैक्टीरिया डार्क में ही पैदा हो जाते हैं, वही ग्रो करते हैं। अगर फ्रिज में लाइट नहीं है तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, ये ध्यान रखना। हमेशा फ्रिज के अंदर जो है कुछ कोल्ड चाहने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, ठंड चाहने वाले जो 20 से डिग्री सेल्सियस से कम में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो फ्रिज में होता है भाई 20 से कम, ये याद रखना। और डार्क भी हो जाए तो बैक्टीरिया वहां पे भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर भी जरूरत होती है, ठीक है। मॉइस्चर पे भी थोड़ा ध्यान रखें, इस पे इसका भी इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ में। एनवायरमेंट फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर, ठीक है। मॉइस्चर यस, टेम्परेचर यस, कार्बन डाइऑक्साइड यस, ऑक्सीजन यस, पीएच यस। तो आंसर क्या होगा? बोल द बोल। सभी चीजें अफेक्ट करती है बैक्टीरिया को। बैक्टीरियल ग्रोथ करो, देखो अब अपन ने क्या करा कि एक बैक्टीरिया जो है अपने कल्चर लिया बैक्टीरिया का, ठीक है, उसको लिक्विड कल्चर मीडियम में डाल दिया। कल्चर मीडियम क्या होता है? जहां पे वो ग्रो कर सके, एनवायरमेंट मिले उनको बैक्टीरिया को, ठीक है, ऑप्टिमम एनवायरमेंट मिले। कल्चर मीडियम में डाल दिया, ऑप्टिमम एनवायरमेंट में रख दिया उसको, तो वो जो बैक्टीरिया ना वो ग्रो करने लग जाएंगे, बहुत सारे डबल हो जाएंगे, हर 20 मिनट्स में डबल हो जाएंगे और ग्रो करते हैं। तो अपन एक ग्रोथ कर्व बनाई, भाई कितनी देर में कितने टाइम में ग्रोथ जो है ना बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, और किस या उसकी अलग अलग फेज बना दिया। तो हमने देखा कि 4 फेज होती है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सबसे पहली जो फेज है वो यहाँ पे दिखा रखी है। तो इसमें सबसे जो पहली फेज है वो ये है स्टेशन, जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन जाए, यहाँ टाइम है और यहाँ पे हमारा बैक्टीरियल सेल्स कितनी बढ़ रही है उसके प्लॉट कर रहे हैं टाइम के। तो जस्ट देखो टाइम गुजरता गया पर बैक्टीरिया जो है वो नंबर में इंक्रीज नहीं हुए, इसको क्या बोलेंगे? लैग फेज। क्या बोलेंगे? लैग फेज। तो इसमें बैक्टीरिया डिवाइड ही नहीं कर रहे, नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, इसीलिए टाइम के साथ साथ उतने ही बैक्टीरिया, आज यहाँ पे 3 बैक्टीरिया छोटे तो यहाँ पे भी 3 ही आएंगे। ये तो ये हमारा लैग फेज है, ये यहाँ तक लैग फेज है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये देखो एकदम से बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे, इसको लोग बोलते हैं, लोग फेज। 10वीं क्लास में लोग टेबल पढ़ी है ना, कि उसमें एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है, छोटी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हैं। तो इसमें क्या है? लोग फेज। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज्यादा एकदम से ग्रो कर जाना, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। इस फेज में आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, टोटल काउंट नंबर का बैक्टीरिया का इंक्रीज हो गया है, इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। फिर आपको यहां से तीसरी फेज आती है, यहां से इस फेज में क्या हुआ? इस फेज के अंदर जो बैक्टीरिया है वो देखा जाए तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, यस बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, बट बैक्टीरिया की डेथ भी उतनी हो रही है। यहाँ पे बैक्टीरिया की डेथ और जो है हमारा डिवीजन जो है बराबर हो गई है, ना तो इतने ही बैक्टीरिया ग्रो कर गए इतने बैक्टीरिया मर गए, तो इसलिए ये फेज भी सेम बैक्टीरिया का रहा। ठीक है, यहाँ मान लेते 200 बैक्टीरिया थे, 200 डिवाइड करके 400 बना लिया पर 200 मर गए, तो अल्टीमेटली रहे तो 200 ही। तो इस फेज में
जो हमारा है बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया मरते भी हैं, इसको स्टेशनरी फेज के नाम से जानते हैं कि स्टेशनरी है, एक जगह स्थिर है, ठीक है। प्लेटू फेज भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्लेटू फेज भी बोलते हैं। फिर लास्ट में देखो, अब जब क्या हो गया कि बैक्टीरिया जो है डिवाइड होना बंद हो गए, मरने चालू हो गए, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारी फेज है इसके अंदर डिक्लाइन हो गया, नंबर कम हो गया, तो इसको डिक्लाइन फेज बोलते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि न्यूट्रिशन खत्म हो गया, टॉक्सिन्स बढ़ने लग गए, तो बैक्टीरिया मरने ज्यादा चालू हो गए और डिवाइड होने नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन खत्म हो गया तो डिवाइड हो नहीं रहे हैं, मरने चालू हो गए। तो डेथ कब हो रही है? डेथ और डिक्लाइन फेज जो है वो कब हो रही है? जब न्यूट्रिशन खत्म हो जाए। और इस फेज में क्या हो रहा है? इस फेज में बैक्टीरिया मर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, बराबर है। तो मतलब इस फेज का कारण क्या है? इस फेज का कारण है, इस फेज का मरने का कारण क्या है? मरने का कारण है कि टॉक्सिन, कौन सा टॉक्सिन? एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटीबायोटिक। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट ऑर्गेनिक जो है जो केमिकल प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोड्यूस, एक हमने एंटी सब्सटेंस प्रोड्यूस करवा दिया। बैक्टीरिया खुद जो है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है। तो एंटीबायोटिक किससे निकली है? ये एंटीबायोटिक यहाँ से बैक्टीरिया से निकल रही है। इसी फेज में बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी फेज में बैक्टीरिया के स्पोर्स बनते हैं, इसी फेज में बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन रिलीज कर रहा है, ठीक है। और जब ये टॉक्सिन बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाए तो ज्यादा मरने लग जाएंगे, तो डिक्लाइन फेज आ जाएगा, ये ध्यान रखना। एक्सपोनेंशियल फेज में बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिमम होती है। देखो यहाँ एकदम से बढ़ गया, धड़ाम, एकदम से जबरदस्त बैक्टीरिया से बढ़ गया, एकदम से बढ़ गया, ये क्या है? मैक्सिमम ग्रोथ का फेज। लोग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज इसको ही बोलते हैं, लोग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज इसको ही बोलते हैं। तो अब आपको याद करना है लैग फेज में क्या है? लैग फेज में बैक्टीरिया कुछ नहीं कर रहे, अडेप्ट हो रहे हैं, ग्रो करने के लिए अडेप्ट हो रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इस फेज में बैक्टीरिया मैक्सिमम ग्रोथ है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। इस फेज के अंदर डेथ और जो है हमारी डिवीजन जो है बराबर हो गई है। इसी फेज में स्पोर बनते हैं, इसी फेज के अंदर एंटीबायोटिक बनती है, इसी फेज में एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा कि किस फेज में स्पोर बनते हैं। तो आपको याद रखना है स्टेशनरी फेज, एस फॉर स्टेशनरी फेज, एस फॉर स्पोर। इस फेज का दूसरा नाम बच्चों क्या है? प्लाटू फेज है, इसको प्लाटू फेज भी बोलते हैं। प्लाटू मतलब फ्लैट। करंट सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहली फेज है ले, लैग, 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 फिर है लोग, 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 फिर है स्टेशनरी, स्टेशनरी, लास्ट में डिक्लाइन। तो आपका आंसर क्या जाएगा? बी। मैक्सिमम सेल साइज इन द बैक्टीरियल सेल ग्रोथ साइकिल बताओ किसमें है? मैक्सिमम सेल साइज किसमें होगा? डिवीजन नहीं कर रहा, सेल का साइज बढ़ रहा है, लैग फेज में बढ़ रहा है। यहाँ पे गड़बड़ करते हैं लोग, मैक्सिमम सेल नंबर की जगह सेल साइज लिखा होगा और आंसर लोग फेज दिखाते हैं लोग, तो लैग फेज आइए, ध्यान रखना। सेल का साइज की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं। मैक्सिमम सेल नंबर बात करें बैक्टीरियल सेल के तो वो कहीं में लोग फेज में। अब क्वेश्चन आया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कौन सी फेज के अंदर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन किस फेज में स्टार्ट होती है? यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट होती है, ये कह रहे हैं आप। बिगिनिंग किस फेज में है? लैग फेज में है। बट मैक्सिमम नंबर में किस फेज में आएंगे? लोग फेज में आएंगे। तो ये आपको वहां पे लोग फेज चॉइस दी होगी और आप आंसर कराओगे लोग फेज। इसने वर्ड दिया है कि वो बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो एक तरह से आप देखा जाए तो वैसे तो लैग फेज के अंदर कुछ नहीं होता, लैग फेज में तो सिर्फ बैक्टीरिया डिवाइड ही नहीं करते, सेल का साइज बढ़ता है। तो बिगिनिंग का फेज कौन सा हुआ? लोग फेज हुआ ना, लोग फेज। और जो हमारा इसने क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा फेरबदल किया है जो आपको घुमा देगा। पीरियड बिटवीन इनोकुलेशन, यानी कि बैक्टीरिया अपने कल्चर में, अपने बैक्टीरिया को कल्चर के अंदर छोड़ दिया, और बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन यानी कि लोग फेज की स्टार्टिंग, यानी लैग फेज की लास्ट, लैग फेज की लास्ट और लोग फेज की स्टार्टिंग, ये बोला जाए तो ये बिगिनिंग होती है। तो किस फेज के अंदर जो हमारा है वो ग्रोथ कर्व को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो आप, ये हमारा फ्लैट है, इसके अंदर हमारा जो है यहाँ से ग्रोथ कर्व स्टार्ट होती है। ये हमारी इनोकुलेशन हुई, यहाँ से इनोकुलेशन हुई,
और जो है यहाँ पे बिगिनिंग हुई मल्टीप्लिकेशन की, तो ये जो फेज है इसको क्या बोल रहे हैं, इसको चार्ट की मतलब कर्व की फॉर्म में पूछा जा रहा है, तो ये आंसर क्या है, लैग फेज है इसका। फिर हम बैक्टीरियल स्पोर्स के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरियल स्पोर्स क्या है? बैक्टीरियल स्पोर्स हाईली रेजिस्टेंट स्टेज है बैक्टीरिया की। देखो इस पे ना तो कोई जल्दी से एंटीबायोटिक का असर होता, इसलिए हाईली रेजिस्टेंट स्टेज है ये, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन है, उसको कुछ भी ना मिले बैक्टीरिया को, ना लाइट टेम्परेचर जो है पीएच सही तरीके से नहीं मिल रहा, तो भी ये बैक्टीरिया जो है ना अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक कवरिंग, अपने आप चारों तरफ कवरिंग बना लेता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको हम टोटली बोलते हैं बैक्टीरियल स्पोर्स। बैक्टीरियल स्पोर्स बन गया। तो ये बैक्टीरियल स्पोर्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स जब खत्म हो जाए तब बैक्टीरियल स्पोर्स बना लेते हैं अपने आप को, एनवायरनमेंट उसको ऐसे नहीं मिले। तो स्पोर्स जो है वो किस फेज में बनते हैं, ये क्वेश्चन आया है बैक्टीरियल ग्रोथ की, तो आपको स्टेशनरी फेज चॉइस टिक करनी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स जो है वो क्या है? अब देखो स्पोर्स जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स जो है वो इनर मोस्ट से लेके आउटर मोस्ट तरफ देखें, अंदर क्या है, ये कोर है, क्या है ये, कोर है, कोर। उसके बारे में बात करें, कोर के बाद क्या है, कोर के बाद है कॉर्टेक्स, कोर के बाद क्या है, कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स। उसके बाद बात करें तो क्या है, कोट है, क्या है, कोट, ये है कोट, ठीक है। और लास्ट में क्या है, एक्जोस्पोरियम, क्या बोलते हैं लास्ट को, एक्जोस्पोरियम। तो कोर, कोर्टेक्स, कोट, एक्जोस्पोरियम, लास्ट में एक्सो मतलब एग्जिट, एक्जोस्पोरियम। तो जो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी होता है, ये बैक्टीरिया जो है स्पोर बनाता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी का बैक्टीरिया स्पोर्स बनाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे कि भाई यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर प्रॉपर स्टरलाइजेशन। तो जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, जो स्पोर्स बनाते हैं, वो जो है इसके स्पोर्स जो है वो हम इंडिकेटर यूज करते हैं ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन के भी, ठीक है। ये हाईली रेजिस्टेंट है, तो ऑटोक्लेव में जो है स्टरलाइजेशन के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि रेजिस्टेंस है हाई टेम्परेचर पे भी, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ये जो है स्टरलाइज हो गया है, ठीक है। तो किस किस के स्ट्रेन जो है, कौन से बैक्टीरिया का जो अपन है ऑटोक्लेव के लिए यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस, नाम से पता लग रहा है थर्मोफाइलस, हाई टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया है ये, तो ऑटोक्लेव के लिए में हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए ये जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस बैक्टीरिया जो है उसके स्पोर्स को अपन देखते हैं हाईली। फिर है नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। तो नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी नहीं फैलाते हैं, वो हम हॉट एयर ओवन के लिए यूज करते हैं। तो जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस जो है ऑटोक्लेव के लिए, और हॉट एयर ओवन के लिए हमारा क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के स्पोर्स जो है वो यूज करते हैं, जो कौन से नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स। तो क्वेश्चन आया कि ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन की एफिशिएंसी को देखने के लिए कौन से बैक्टीरिया को यूज करते हैं, कि टेस्ट में यूज करते हैं, तो हम याद करेंगे जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस, ये शॉर्टकट में बैसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा, अब कुछ एजेंट होते हैं जो कि बायो टेररिज्म की फॉर्म में यूज करते हैं। बायो टेररिज्म क्या है, बायो मतलब लिविंग, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, ठीक है। तो कुछ देश थे जो कि सन 2001 के अंदर यूएसए पे अटैक किया, जो आतंकवादियों ने, इन्होंने ये बेसिलस बैक्टीरिया एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, उसके स्पोर जो है वो चिट्ठियों में भर भर के यूएसए के अंदर भेजने स्टार्ट कर दिए, और जो है ना लोग इनसे मरने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो टेररिज्म फैलाया इन्होंने, आतंकवाद फैलाया, ये याद है। फिर है स्पोरिसाइडल एजेंट, स्पोरिसाइडल मतलब स्पोर को मारने वाले एजेंट। तो स्पोर को मारने वाली कुछ चीजें हैं हमारे पास, जैसे इथिलीन ट्राईऑक्साइड, ये एक गैस है जो कि जो हार्ट लंग मशीन होती है ना, जिनको इक्मो बोलते हैं अपन, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन के लिए यूज करते हैं इक्मो, मतलब बाहर, शरीर से बाहर जब लंग्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम इक्मो पे रख सकते हैं। या फिर हमें हार्ट की कोई सर्जरी करनी है, तो लंग की फॉर्म में और हार्ट की फॉर्म में ये मशीन काम करती है। तो इसकी जो अपने को स्टरलाइजेशन करनी है, तो वो बहुत ही खास पोरीसाइडल एजेंट से डालना पड़ेगा, स्पोर तो नहीं तो ब्लड में चले जाएंगे, इथिलीन ट्राईऑक्साइड यूज करते हैं। इसी तरह फॉर्मल्डिहाइड गैस जो है वो हम जो है ओटी के अंदर यूज करते हैं, गैस
जो है कि सारे के सारे स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया मर जाए, ताकि ओटी के अंदर जो है ना एनवायरनमेंट में स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ना हो और हमारी सर्जरी के अंदर कोई स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ना हो। फिर है ग्लूटरल्डिहाइड। ग्लूटरल्डिहाइड एक ऐसा सॉल्यूशन है 2% सॉल्यूशन, जिसको साइडेक्स के नाम से जानते हैं, और ये जो है ब्रोंकोस्कोप और कोलोनोस्कोप जो है वो इसको स्टलाइज करते हैं, क्योंकि ब्रोंकोस्कोप और कोलोनोस्कोप जो है ना वो आप अंदर भेजते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। तो शरीर के अंदर भेज के आप स्कोप करते हैं, देखते हैं, एक्सरे एक तरह से हम देखते हैं कि भाई ये अंदर क्या है हमारी बॉडी में, कि कोई अल्सर तो नहीं है, कोई कुछ ऐसी कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है। इसी तरह हमारा इसका जो स्टरलाइजेशन करना है भाई, जो हम ब्लड होता है जो ओटी के अंदर या कहीं पे भी ब्लड गिर गया या कोई कोई भी सब्सटेंस गिर गया नीचे, जो स्पिल हो गया, इसको स्पिल बोलते हैं, तो उसको आप स्पोर को मारने के लिए आप क्या यूज करते हैं, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन करते हैं। ये क्लोरीन क्लोरीन होता है एक तरह से, और ये फटाफट जो है ब्लड को में जो भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे, उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं, सारे स्पोर्स को मार देते हैं। तो याद कैसे रखें, EFGH, E फॉर इथिलीन ट्राइऑक्साइड, F फॉर फॉर्मल्डिहाइड, G फॉर ग्लूटरल्डिहाइड, H फॉर हाइपोक्लोराइड। इस तरह से याद रखेंगे आप स्पोरिसाइडल एजेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे दो तरह के बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, दो तरह के टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। कैसे मतलब है, क्या मतलब, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, टॉक्सिन। तो ये एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो सेल से बाहर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देते हैं। बैक्टीरिया इसमें सेल के बाहर जो है एक्सोटॉक्सिन रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये जो टॉक्सिन है वो कैसा टॉक्सिन है, प्रोटीन होता है। ये सारा टॉक्सिन कैसा होता है, प्रोटीन होता है। इसमें कोई सेल वाल नहीं है, इसमें से अंदर से टॉक्सिन बाहर निकल के आया है, इसलिए जो है टॉक्सिन जो है वो प्रोटीन नेचर का होता है। और ये हीट से जो है वो सेंसिटिव होता है, हीट सेंसिटिव होता है और हाईली टॉक्सिक होता है। हीट सेंसिटिव, हाईली टॉक्सिक। प्रोटीन जो टॉक्सिन होते हैं ना वो हाईली टॉक्सिक टॉक्सिन होते हैं, तो हाईली टॉक्सिक प्रोटीन टॉक्सिन, ठीक है। तो इनको जो अपन है वैक्सीन बनाते वक्त अपन टॉक्सोइड बना सकते हैं, ठीक है। जो टेटनस टॉक्सोइड, टीटी का इंजेक्शन बोलते हैं ना, टीटी का फुल फॉर्म क्या है, टेटनस टॉक्सोइड। इसी तरह DT, डिप्थीरिया टॉक्सोइड, DT। तो ये जो टॉक्सोइड है वो अपन इन बैक्टीरिया की एक्सोटॉक्सिन से बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह एंडोटॉक्सिन होते हैं, एंडोटॉक्सिन, ठीक है। वो एंडो मतलब क्या मतलब, वो एंडो का मतलब, एक्सो का मतलब तो बाहर रिलीज कर दिया, पर एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो सेल वॉल से जो होते हैं ना वो टूट जाती है सेल वॉल, और टूट के जो देखो ये छोटे छोटे टॉक्सिन बनाती है। तो सेल वॉल किससे बनी होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। लिपोपोलीसेक्राइड, लेपोपोलीसेक्राइड एंटीजेनिक करेक्टर प्रोवाइड करता है, पीछे आपने ने पढ़ा था, एंटीजेनिक करेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को, इसलिए किससे बना होता है, रटने की जरूरत नहीं है। एंडो मतलब अंदर से, मतलब, ठीक है। तो मतलब ये मतलब सेल का जो पार्ट है वो बाहर टूट गया, और जो सेल का पार्ट टूट गया एंडोटॉक्सिन बना दिया। एक्सोटॉक्सिन मतलब जो बाहर रिलीज हुए, एंडोटॉक्सिन वाली सेल का पार्ट ही टूट के उसने, एंडो मतलब सेल का अंदर का पार्ट ही टूट गया, तो वो पार्ट क्या होगा, सेल वॉल का लिपोपोलीसेक्राइड है, और वो हीट स्टेबल होगा 250 डिग्री सेल्सियस पे भी, ये कुछ नहीं बिगड़ता है, हीट स्टेबल होगा। मॉडरेटली टॉक्सिक, देखो मॉडरेटली टॉक्सिक, लिपोपोलीसेक्राइड होता है ना वो टॉक्सिसिटी कम होता है, प्रोटीन की टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, और इनको हम जो है ना टॉक्सोइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा जो होता है मॉडरेट हीट स्टेबल होता है, मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, ये याद। अभी क्वेश्चन है ट्रू अबाउट एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन का नेचर कैसा होता है, एक्सोटॉक्सिन जो है वो कैसे नेचर होता है, बाहर रिलीज होता है, प्रोटीन अंदर से रिलीज बन के प्रोटीन बाहर रिलीज होता है, तो लाइपोपोलीसेक्राइड तो नहीं होता। हीट स्टेबल होता है, हीट स्टेबल, आप याद करो कि भाई जो अंदर से कोई चीज प्रोटीन होती है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है ज्यादा हीट की वजह से, प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है हीट की वजह से, तो मतलब ये लाइपोपोलीसेक्राइड तो है ही नहीं, प्रोटीन के बने तो हीट स्टेबल तो हो ही नहीं सकते, है ना, हीट लेबाइल है। इसके बाद बात करें नोट एंटीजेनिक, जो प्रोटीन होते हैं वो एंटीजेनिक तो होती है, जितनी भी प्रोटीन होती है वो सारी एंटीजेनिक होती है, तो इस तरह इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। टॉक्सोइड कैन बी प्रिपेयर्ड, यस, टॉक्सोइड कैन बी प्रिपेयर्ड, ये ध्यान। तो अब बात करेंगे अपन कुछ खास टॉक्सिन होते हैं, जैसे टेटनस टॉक्सिन। जो हमारा जो टेटनस का बैक्टीरिया होता है
वो ऐसा क्या कर देता है कि भाई टेटनस हो जाता है, तो क्या हो जाता है? तो देखो, जो हमारे कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर जो नर्व्स में स्टोर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं? नर्व्स में स्टोर होते हैं, जिनका नाम होता है गाबा एंड ग्लाइसिन। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ना, वो न्यूरॉन्स जो है हमारे इनिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ इनिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, उनसे रिलीज होते हैं। किससे रिलीज होते हैं? इनिबिटरी न्यूरॉन्स से रिलीज होते हैं। इनिबिटरी न्यूरॉन्स, इनका फंक्शन क्या होता है? इनिबिशन, गाबा एंड ग्लाइसिन। बट अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही ना हो तो इनिबिशन खत्म हो जाएगी और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है स्पास्टिक होना। स्पास्टिक वर्ड का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। तो जब इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं हुए तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई, स्पास्टिक हो गया, और जब बहुत ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो वो वीक हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पास्टिक पैरालिसिस। कौन करता है? टेटनस टॉक्सिन करता है, टेटनस टॉक्सिन। इसी तरह एक टॉक्सिन होता है बोटुलिनम टॉक्सिन, जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो फूड पॉइजनिंग करता है, वो टॉक्सिन जो होता है वो हमारा कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को कम करता है? वो एसिटाइकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को कम करता है। एसिटाइकोलिन क्या होता है? एसिटाइकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। जब ये एसिटाइकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है मसल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज ना हुए तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, रिलैक्स ही पड़ी रहेगी। मतलब ऐसा रहेगा जैसे जान ही नहीं है, फ्लैसिड पैरालिसिस बोलते हैं इसको, जान ही नहीं है, फ्लैसिड पैरालिसिस। तो रिलैक्स फॉर्म में मसल जो है वो पैरालिसिस हो जाए तो इसको बोलते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस, और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में अगर पैरालिसिस होता है उसको बोलते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। तीसरा आता है हीट लेबाइल टॉक्सिन। हीट लेबाइल मतलब लेबाइल वर्ड का मतलब है सेंसिटिव। हीट लेबाइल टॉक्सिन किसका? ई कोलाई का और किसका? विब्रियो कोलेरे का। तो ये हीट सेंसिटिव टॉक्सिन होते हैं, ई कोलाई का और विब्रियो कोलेरे का। ठीक है, तो ये जो क्या होते हैं, ये सेक्रेटरी डायरिया के अंदर जो होते हैं ना, ये उसमें रिलीज होते हैं। सेक्रेटरी नाम से पता लग रहा है, विब्रियो कोलेरी, ई कोलाई, ये क्या कहलाते हैं? ये दस्त दस्त लगा देते हैं दोनों। मतलब सेक्रेटरी डायरिया के अंदर ये टॉक्सिन काम करते हैं। तो अब क्वेश्चन है, एक पेशेंट है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया और एक्यूट पॉइजनिंग के साथ आया, और वहां पे अपन ने उसको बोटुलिनम सस्पेक्ट किया, बोटुलिज्म यानी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ठीक है, उसने फास्ट फूड खाया, उसको बोटुलिज्म सस्पेक्ट किया गया और वो एक्यूट पॉइजनिंग के साथ आया। कौन सी नर्सिंग प्रॉब्लम हाईएस्ट प्रायोरिटी है पेशेंट के लिए? ठीक है, मतलब नर्स कौन सी ज्यादा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखेगी कि पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? ठीक है, तो ये हमने को ध्यान रखना। तो भाई इसको डायरिया तो होगा क्या? इसमें तो पॉइजनिंग होगी। पॉइजनिंग होगी तो क्या होगा? पॉइजनिंग होगी तो क्या होगा? पॉइजनिंग होगी तो पैरालिसिस होगी। पैरालिसिस होगी तो कौन सी पैरालिसिस होगी मेनली? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर होगा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगी। मतलब स्पास्टिक पैरालिसिस नहीं कर रहे इसमें, आप इसमें बोटुलिनम टॉक्सिन फ्लैसिड पैरालिसिस कर रहा है, रिलैक्स फेज के अंदर रहेगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी, तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है वो हमारे याद रखने, हमारे इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है वो फूड पॉइजनिंग करने वाले। देखो, एक होता है स्टेफिलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलो मतलब बंच, कोकस मतलब गोल, बैक्टीरिया का बंच। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो किस किस से फैलता है? 2-3 बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मीट और मीट के प्रोडक्ट्स, दूध या दूध के प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनसे फैलते हैं, और एग से फैलते हैं, पोल्ट्री से फैलते हैं। पोल्ट्री क्या होते हैं? मुर्गे, इनसे। तो मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, एग और मिल्क प्रोडक्ट से फैलते हैं। पर सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात ये है कि क्रीम फिल्ड पेस्ट्री और केक जो है ना, उसमें क्या ग्रो कर जाता है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस ग्रो कर जाता है। ये आपका क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो सैंडविच वगैरह के अंदर जो अपनी क्रीम भरी, वो उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया भर। फिर एक होता है बेसिलस सीरियस वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनाज के लिए आता है। अनाज मतलब फ्राइड राइस, ठीक है, सीरियल्स, फ्राइड राइस, इनके लिए जो हमारा है कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा कौन सा बैक्टीरिया? बेसिलस सीरियस। इसके बाद जो भाई जो बोटुलिनम बैक्टीरिया होता है ना, वो ना जो पैक्ड फूड आता है ना, उनके अंदर जो फूड पॉइजनिंग करवाता है।
कैंड फूड, मतलब जो कैन मतलब कैन में आता है। फिर जो बीफ बीफ जो है गाय का मांस को बोलते हैं। पोल्ट्री जो हमारी मुर्गियों को बोलते हैं, उनके अंदर जो है ना क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस बैक्टीरिया फैलाता है, और ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक होता है कि ये जो परफ्रेंजेंस जो है ना वो गैस गैंग्रीन करवा देता है। विब्रियो कोलरी हैजा फैलाने वाला बैक्टीरिया, जो स्टार्टिंग में अपने जो पढ़ा था अपने कि जो है हमारा ध्यान रखना है, सबसे पहले जो साइंटिस्टों के अंदर पढ़ा था विब्रियो कोलरी, और वाटर के और जो है कंटेमिनेटेड वाटर एंड कोलरा के बीच में लिंक स्थापित किया था साइंटिस्ट ने। वो हमारा याद करो कि वाटर से कौन सा बैक्टीरिया है, जो फूड फूड सोर्स क्या है वो वाटर है। उसके बाद हम बात करते हैं ई कोलाई की। ई कोलाई और साल्मोनेला है ना, वो भी हमारे स्टेफलोकोकस जैसे हैं। तीन बैक्टीरिया बताए थे मैंने, स्टेफ, ई कोलाई एंड साल्मोनेला, ये तीन याद रखना। ये मीट मीट से फैलते हैं, ठीक है। और साल्मोनेला तो जो है ना वो एग से भी फैलता है और दूध से भी फैलता है। जो लोग अनपास्चराइज्ड मिल्क, सीधा कच्चा दूध पी जाते हैं रखा हुआ, भाई देखो भैंस का दूध निकाला रख दिया, 2 घंटे बाद अनपास्चराइज्ड मिल्क का बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे साल्मोनेला, और जो है ना अनपास्चराइज्ड मिल्क है उसको पी लिया तो साल्मोनेला फैल जाएगा। तो इस तरह से अपने कच्चा दूध नहीं पीना, ये ध्यान रखना है। तो ये जो है हमारा टाइफॉइड फैलाता है, साल्मोनेला टाइफॉइड फैलाने वाला बैक्टीरिया है। ये कैंड फूड है, कैंड फूड में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम फूड इंटॉक्सिकेशन होती है। विच फूड आइटम कॉमनली एसोसिएटेड विद बेसिलस सीरियस फूड पॉइजन? तो अभी नाम से बता था, सीरियस सीरियल, सीरियस सीरियल और अनाज राइस इससे फैलता है। तो हमारा बेक फ्राइड राइस जो है इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 2